नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील दुबे। तो जैसा कि अभी तक हम इस बात को स्थापित कर चुके हैं और इस बात को हम समझ चुके हैं कि हमको सोरियासिस के केसेस में, रिंगवर्म के केसेस में और तमाम तरह के केसेस में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायथिसिस या कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलता हो, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का कोई तोड़ नहीं है, कोई और शॉर्टकट नहीं है, कोई और तरीका नहीं है जिससे कि आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को आप निकाल पाएँ। तो अगर हमको किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देनी है तो हमको उसके लिए उसके पूरे केस टेकिंग को हमको हर लेवल पर इंक्वायर करना पड़ेगा। केस टेकिंग के दौरान हर फील्ड में हमको जाके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, हर एंगल से उस केस को हमको इंक्वायर करना पड़ेगा, वहाँ पे पूछताछ करनी पड़ेगी, जगह जगह पर हमको टटोलना पड़ेगा कि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमको केस में मिलती है उसको हम फिर एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद हम रेपर्टराइज करते हैं। यही तरीका है और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी ये सवाल हमेशा आता रहता है कि स्किन के केसेस में क्या करना चाहिए, अगर कोई सोरियासिस का केस आ जाए तो क्या करना चाहिए, रिंगवर्म का कोई केस आ जाए तो क्या करना चाहिए, विटिलिगो का कोई केस आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ और मैं फिर से कह देता हूँ कि केस टेकिंग का कोई अलग से ऐसा फंडा नहीं है कि अगर फलाने ऑर्गन का अगर कोई सिम्टम हो तो इस तरीके से केस टेकिंग करना चाहिए। स्किन का अगर कोई केस हो, कोई डिज़ीज़ हो तो हमको किसी ख़ास तरीके से केस टेकिंग करना चाहिए, ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। सभी के लिए वही एक प्रक्रिया है जहाँ पर हम केस टेकिंग करते हैं, जहाँ पर हम पेशेंट की हर एक हाव भाव को नोट करते हैं, जहाँ पर हम पेशेंट की हर इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं और फिर उसमें से हम कैरेक्टरिस्टिक ढूंढते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि आप पेशेंट से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो वो आप निकाल सकें। अच्छा, हर इन्फॉर्मेशन वो नहीं होती जो पेशेंट अपने मुंह से बोलता हो। कई बार वो उसके हाव भाव से, उसके जेस्चर से, किस तरीके से वो आपके साथ बातचीत कर रहा है, उसकी बातचीत करने की जो शैली है उस शैली से, उसके चाल ढाल से, उसके हर एक एक्टिविटी से जो वो आपके सामने कर रहा है उसमें उसकी झलक आपको दिखाई दे जाएगी, उसमें उसकी रेमेडी की झलक आपको दिखाई दे जाएगी। तो बेसिकली कहना मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप किसी केस को जब अपने हाथ में लेते हैं तो हाथ में लेने से पहले भी जो वो एक्टिविटी कर रहा है उस पर आप अपनी पैनी नज़र रखिए। अपने नाक, अपने कान, अपने आँख, इन सब को आप खुले रखिए, अलर्ट पर रखिए, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मेरे एक सोरियासिस के पेशेंट थे, जब वो अंदर आते थे तो उनके शरीर से एक अजीब सी बदबू आती थी, एक अजीब सी बदबू आती थी और उस बदबू से जो हमको जो फीलिंग आती थी वो एक नॉशिएटिंग फीलिंग होता था। उस एक फीलिंग को हमने ध्यान में रख के साथ ही साथ जो बाकी के उसमें जो सिम्टम्स मिले थे उसको भी साथ में जब जोड़ा तो हमको पता लगा कि इनको सोरिनम की ज़रूरत हो सकती है। तो ऑल्दो वो केवल एक भाग है, केवल एक पार्ट है, लेकिन उसने कंट्रीब्यूट किया हमको जब फाइनल सिलेक्शन करना रहा तब। ऐसा ही एक केस था रिंगवर्म का। वो भी जब आते थे तो उनके आने के बाद क्लिनिक में काफ़ी ऐसे थोड़ा सा ऐसा अजीब सा खट्टा जैसा स्मेल आता था। तो आप अपने नाक को भी अलर्ट पर रखिए, आप अपनी आँखों को भी अलर्ट रखिए। आपके सामने वो पेशेंट है ना, एकदम माइक्रो एक्सप्रेशंस देते हैं। छोटी सी बात होगी और वो बोलते बोलते उनके चेहरे पर कोई एक ऐसा हाव भाव आएगा जिससे कि आप उस बात के पीछे की भाषा को आप समझ सकते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसको कहा जाता है। तो मैं आपको एक ऐसा ही केस बताना चाहता हूँ सोरियासिस का, जिसमें हमने उनके जेस्चर्स को देखा, उनके हाव भाव को देखा और उनके जो लीजन्स थे उन लीजन्स को हमने देखा और हम वहाँ से उस केस को निकाल पाए।
उनसे जब हम पूछने की कोशिश कर रहे थे तो उनसे पूछने में तो हमको कुछ भी नहीं मिला, उनसे बात करने में तो हमको कोई भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो भी हम उनके हाव भाव से समझ पाए, जो भी हम ऑब्ज़र्व कर पाए, केवल उसके बेसिस पर हमने उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया। तो केस टेकिंग जब आप करते हैं तो वो केस टेकिंग आपके इसमें दो तरीके से हो सकता है, या तो आप ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स लीजिए या तो आप सब्जेक्टिव सिम्टम्स लीजिए। अगर आपको सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, होता है कई बार कि पेशेंट आपको बता नहीं पाता, या कई बार ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है, तो आप पेशेंट से पूछ रहे हैं, पेशेंट बता भी रहा है, लेकिन आपको वो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप पेशेंट से पूछ रहे हैं, लेकिन पेशेंट को आपकी बातें बहुत ही बचकाना लगती हैं कि आप ये क्या डिज़ायर एवर्जन्स के बारे में पूछ रहे हैं, आप ये क्या खाने पीने की बातें कर रहे हैं। तो उस समय भी वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देता है, तो वहाँ पर भले वो आपको एक आपके क्वेश्चंस के अनुसार आंसर ना कर पाए, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन देगा ना, वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव सिम्टम तो ज़रूर मिल जाएगा। तो जहाँ पर सब्जेक्टिव नहीं मिलेगा वहाँ पर ऑब्जेक्टिव काम करेगा, और जहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा वहाँ पर सब्जेक्टिव सिम्टम काम करेगा। तो आप दोनों ही जगह में आपको इंक्वायर करना होगा, दोनों ही जगह में आपको एकदम अलर्ट रहना होगा, एकदम पैनी नज़र रखनी होगी कि चाहे कहीं से भी मिल जाना चाहिए। तो ऐसा ही एक केस हमारे पास था सोरियासिस का। ये मेरे किसी पुराने पेशेंट ने उनको रेकमेंड किया था मेरे पास। तो सबसे पहले इस पेशेंट ने मुझसे फ़ोन पर बात की लगभग दोपहर के 3 बजे, और उसने कहा कि बस मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। उसने कहा कि मैं बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, और अभी 3 बज रहा है, तो मैं 4 सवा 4 तक मैं पहुँच जाऊँगा आपके पास। फिर थोड़ी देर बाद 4 सवा 4 बजे उसका फ़ोन आता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसे करते करते जब मुझे क्लिनिक से निकलने का टाइम हुआ, तो रात के 7:30 बजे, मैं यूजुअली 8 बजे क्लिनिक बंद कर देता हूँ, तो शाम के 7:30 बजे वो क्लिनिक में आता है, जब मेरा निकलने का समय हो गया है। और आते ही वो एकदम बोलता है, अरे रे सर, क्या सॉरी, मुझसे थोड़ा सा ये हो गया, अरे सर वो ऐसा हो गया था ना, वो वैसा हो गया था, मैं वहाँ एक मीटिंग में फंस गया था, वैसा ये सब क्या था। अच्छा, इस दौरान उसके हाथ पैर सब हिल रहे थे। वो इस तरीके से हाथ पैर हिला रहा था कि जिससे कि मुझे जो भी वो मीटिंग कर रहा था, वो सारी मीटिंग के सब कुछ बता रहा था। जैसे जब वो कीबोर्ड के बारे में बात कर रहा है तो अपने हाथ से ऐसे कीबोर्ड बना रहा है, जब वो मीटिंग की बातें कर रहा है तो वो मीटिंग में जैसे कोई ग्राफ व्राफ दिखाते हैं उस हिसाब से ऐसे चार्ट वगैरह के लिए इशारे कर रहा है। तो वो बात करते करते उसके हाथ इसी तरीके से हिल रहे थे। और जब वो मुझसे बात कर रहा था तो ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो पहली बार मेरे से मिला है। बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो पहली बार मुझसे मिला है, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे काफ़ी दिनों से जानता है, और बीच बीच में वो हंस भी रहा है, बिना मतलब के, बिना किसी बात के वो हंस दे रहा है। तो बातें करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरा टाइम भी निकल गया, मेरा निकलने का टाइम भी ख़त्म हो गया, लेकिन केस अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने मीटिंग की बातें मुझे बता रहा है, विच इज़ इररिलेवेंट। मुझे कोई मतलब नहीं है उनकी मीटिंग की बातें जानने का। उनका फाइनेंस का बैकग्राउंड था, मेरा मेडिकल का बैकग्राउंड है, ना तो मुझे उनका कुछ समझ में आएगा, ना मेरा कुछ उनको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी वो बताए जा रहे हैं। अब जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो उन्होंने दिखाया अपना हाथ कि सर ये मुझे ये तकलीफ़ हो गया है, ये मुझे बार बार ये तकलीफ़ हो जाती है, देखिए ये हाथ में कैसे मेरा हाथ फट गया है। तो जब मैंने उनका हाथ देखा तो हाथ में ऐसे क्रैक्स आए हुए थे। लगभग 1.5 साल से उनको ये परेशानी थी। उनके पाम्स में, दोनों पाम्स में ऐसे क्रैक्स थे, वहाँ पर ऐसे उसमें से ब्लीडिंग हो रहा था, और काफ़ी दर्द होता था उनको। इस वजह से वो स्कूटी वगैरह भी चला नहीं पाते थे। तो स्कूटी चलाते समय उनको हाथ में तकलीफ़ होती थी। स्कूटी चलाते वक्त क्योंकि उनको हाथ को बेंड करना पड़ता था, तो वो और ज़्यादा वहाँ पर फिशर्स बन जाते थे। तो उसके ऊपर मुझे हल्की सी स्केलिंग भी दिखाई दे रही थी, और इचिंग भी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या इसकी इचिंग में या इसके क्रैक्स में कोई ऐसा समय होता है जब ये कम हो जाता हो या जब ये ज़्यादा हो जाता हो। तो वो कहते नहीं, ये हर मौसम में ही बढ़ा ही रहता है। इसका ट्रीटमेंट लिया था किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से,
पर कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कोई चेंज नहीं हुआ। वो कुछ स्टेरॉइड्स के ऑइंटमेंट वगैरह दिया था उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद ये जा नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। उसने बोला कि भैया इसके अंदर वो मुझे भैया बीच बीच में संबोधित करने लगा, पहले सर फिर उसके बाद भैया पे आ गया। उसने कहा कि भैया ये जो हाथ में जो ये क्रैक्स है ना, इसके अंदर जब पानी वानी लग जाता है तो बहुत जलने लगता है, ऐसा तीखा तीखा सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मिर्ची डाल दी हो इसके अंदर, इतना जलने लगता है ये हाथ जब पानी पड़ जाता है तब। फिर मैंने उनसे थर्मल्स के बारे में पूछा, उनके थर्स्ट के बारे में पूछा। थर्मल्स के बारे में उन्होंने बताया कि उनको ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है, जबकि गर्मी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। पसीना भी बहुत निकलता है। डिज़ायर, एवर्जन, बाउल, ब्लैडर में कोई भी ऐसे स्पेसिफिक कोई जानकारी हमको जो कैरेक्टरिस्टिक रहे, ऐसा कुछ भी हमको मिला नहीं। यानी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, कोई ऐसा डेटा नहीं मिला जो हमारे किसी काम का होता। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा एक बात बताइए, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। तो कहते हैं कि फ्रेंडली हूँ और मुझे पैसे का हमेशा टेंशन रहता है। तो मैंने कहा कि अच्छा पैसे का क्या टेंशन रहता है? बोलते नहीं, पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, शादी हो गई है, घर में मैं ही हूँ कमाने वाला। इस तरीके की बातें करके, मतलब उनकी पूरी बातों में ये झलक रहा था कि इनको पैसा बनाना है, इनको पैसा कमाना है। मैंने पूछा अच्छा और कुछ आप अपने बारे में बताइए। तो कहते हैं कि मुझे अगर कोई मेरी बात नहीं सुनता तो मैं बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ, मुझे कंपैरिजन पसंद नहीं है, मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं अपना ही सामान पटक देता हूँ। मैंने कहा कि अपना ही सामान, दूसरे का नहीं? कह नहीं दूसरे का नहीं, दूसरे का करूँगा तो फिर वो झगड़ा करेगा ना, तो मैं अपना ही सामान गुस्से में पटक देता हूँ, बस इतना ही है। मैंने कहा कि अच्छा और कुछ बताइए। कहते हैं बस ऐसे ही, मैं फ्रेंडली हूँ, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ, और वही सारी बातें उन्होंने दोबारा रिपीट कर दी। तो ये छोटा सा केस था जो हमने सॉल्व किया था। सोरियासिस का केस था, और हाथ को एग्जामिन करके ये मालूम पड़ रहा था कि ये केवल पामर सोरियासिस था, यानी शरीर पर और कहीं पर भी सोरियासिस के कोई दाग धब्बे नहीं थे, केवल वहीं पर थे, और वो भी फिशर्स के रूप में थे। मैं इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर इस केस के बाद में पोस्ट करता हूँ, तो वो आप लोग देखिएगा। तो इस केस में हमने जो पहला रूब्रिक लिया था वो है एक्सट्रीमिटीज़ इरप्शंस हैंड पाम्स सोरियासिस। रूब्रिक है एक्सट्रीमिटीज़ इरप्शंस हैंड पाम्स सोरियासिस। दूसरा जो हमने रूब्रिक लिया था, क्योंकि उनके फिंगर्स में, उनके पाम्स में क्रैक्स आ गए थे, तो हमने जो दूसरा रूब्रिक लिया था एक्सट्रीमिटीज़ क्रैक्ड स्किन फिंगर्स, एक्सट्रीमिटीज़ क्रैक्ड स्किन फिंगर्स। और तीसरा रूब्रिक था एक्सट्रीमिटीज़ क्रैक्ड स्किन हैंड पाम्स। तो ये 3 रूब्रिक पहले हमने ले लिए। फिर हमने क्या देखा था, ये जो क्रैक्स थे वो बहुत गहरे थे, और उसमें ब्लीडिंग होती थी, उसमें पेन होता था। तो हमने जो आगे जो रूब्रिक्स हमने लिया वो था स्किन क्रैक्स डीप ब्लडी। रूब्रिक है स्किन क्रैक्स डीप ब्लडी। इसके बाद हमने जो रूब्रिक लिया था वो है एक्सट्रीमिटीज़ क्रैक्ड स्किन हैंड्स पेनफुल। दर्द होता था ना उसमें, तो एक्सट्रीमिटीज़ क्रैक्ड स्किन हैंड्स पेनफुल। फिर है एक्सट्रीमिटीज़ क्रैक्ड स्किन हैंड्स वेटिंग फ्रॉम। एक्सट्रीमिटीज़ क्रैक्ड स्किन हैंड्स वेटिंग फ्रॉम, यानी भीगने से उसमें तकलीफ़ हो जा रही है। इसके बाद आपको याद होगा, मैंने शुरू में ही कहा था कि हमको उस पेशेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स होंगे उनको भी ध्यान में रखना है। ये भी जो हमने लिया ये सारे भी ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन मैं अभी मेंटल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि जब ये पेशेंट आया तो इसने मुझे कॉल कब किया था, लगभग 3 सवा 3 बजे के आसपास, और इसने कहा कि मैं आ रहा हूँ 4 बजे के आसपास। लेकिन ये आया कब, 7:30 बजे। ये है फ्रिवलस, यानी बहुत केयर फ्री टाइप का इंसान है, बहुत केयरलेस टाइप का इंसान है। तो हमारा जो एक रूब्रिक था वो ये था फ्रिवलस। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ये जब हमसे बात कर रहा था तो ये अपने हाथों को, अपने
इस तरीके से कुछ एक जेस्चर्स ऐसे बना रहा था जैसे कि वो सब कुछ मुझे उन्हीं जेस्चर से ही समझा देगा। अपनी मीटिंग के बारे में सारा डिटेल्स वो उसी हिसाब से समझा रहा था। तो ये रूब्रिक है, माइंड जेस्चर्स मेक्स टॉकिंग वाइल टॉकिंग जेस्टिकुलेटिंग। रूब्रिक है, माइंड जेस्चर्स मेक्स टॉकिंग वाइल टॉकिंग जेस्टिकुलेटिंग। तो बात करते वक्त वो अपने हाथों को हिला रहा है, पैर का हाथों को हिला के वो इशारे कर रहा है। तो इसके लिए रूब्रिक है, माइंड जेस्चर मेक्स टॉकिंग वाइल टॉकिंग जेस्टिकुलेटिंग। और जो अंतिम रूब्रिक हमने लिया था वो है, माइंड एम्बिशन इंक्रीज्ड मनी टू मेक। रूब्रिक है, माइंड एम्बिशन इंक्रीज्ड मनी टू मेक। अब अगर हम केवल पर्टिकुलर्स की बात करें तो भी सल्फ़र आ रहा था, और अगर हम माइंड को ले लें तो भी केवल सल्फ़र ही वो मेडिसिन है जो इन सभी सिम्टम्स को कवर कर रहा है और उस पैथोलॉजी से भी मैच कर रहा है। ना ही केवल सिम्टम्स कवर कर रहा है, बल्कि वो उसके उस डिस्पोजिशन से भी मैच कर रहा है कि वो फ्रिवलस है। उसकी जो पर्टिकुलर लेवल की जो सेंसेशन है कि बर्निंग होना चाहिए, तो सल्फ़र के अंदर बर्निंग होती है, हम सभी जानते हैं। बर्नर्स में से एक मेडिसिन है सल्फ़र। तो हमने उनको सल्फ़र 0/1 में शुरुआत की थी। सल्फ़र 0/1 की शुरुआत के बाद जो पहला फॉलोअप उनका आया था, हमने ये केस लिया था 29 अगस्त 2018 को, और जो पहला फॉलोअप हमको आया था वो डेट है 29 नवंबर 2018। आप इमेजिन करिए, अगस्त, फिर सितंबर गया, फिर अक्टूबर गया, और अब ये नवंबर में आए हैं हमारे पास। 3 महीने का गैप हो गया। ये अगेन इस बात की पुष्टि करता है ये बहुत ही फ्रिवलस टाइप के इंसान है। तो पहला जो फॉलोअप आया था उसी फॉलोअप में ही हमको रिज़ल्ट पता चल गया था। देयर वर नो क्रैक्स, नो फिशर्स, नो स्केल्स प्रेजेंट, नो न्यू इरप्शंस। पाम्स जो थे वो पूरा का पूरा ही बेटर हो गया था। कोई भी नया कोई क्रैक्स नहीं आया था। उसके बाद से हमने उनको केवल प्लेसिबो दिया, और लगभग 6-7 महीने बाद उनका ट्रीटमेंट हमने बंद कर दिया था, और उनके फॉलोअप्स ऐसे ही रहे। एक पहली बार तो उन्होंने 3 महीने के बाद फॉलोअप दिया, उसके बाद कभी 1 महीने के बाद आए तो कभी 1.5 महीने के बाद आए, लेकिन अल्टीमेटली उनका ट्रीटमेंट हमने स्टॉप कर दिया। तो ये केस था जिसमें हमने सल्फ़र प्रिस्क्राइब किया, और आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट के बताए हुए नहीं हैं, सारे के सारे लगभग ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स ही हैं। तो आपको जब भी ऐसे स्किन के केसेस को सॉल्व करना हो तो वहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपके जो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हों उसको भी आप ले पाएँ, और जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स हों अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम अगर सब्जेक्टिव सिम्टम्स मिल जाएँ तो उतना बढ़िया है, लेकिन हर बार संभव नहीं होता, कई बार कई सारी मुश्किलें होती हैं। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी आप उतना शार्प करिए। इस केस से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न होंगे तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।